साहब क्या कहेंगे, ये जो अपॉर्चुनिटी है और ये जो गोल्डन पीरियड है, इसको हमने किस तरह से अवेल करना है, इस अपॉर्चुनिटी से किस तरह से फ़ायदा उठाना है कि जो सिफारती कामयाबियां हैं उसके समरात हमें मौशी मैदान में भी नज़र आएँ? भैया देखिए, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो बड़े फंडामेंटल इन नेचर हैं। जो पाकिस्तान की इस वक्त एक स्टेबिलिटी है, जिसका मतलब है कि कीमतों के बढ़ने में एक नुमाया कमी आ गई थी मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से पहले। पाकिस्तान की जो बैरूनी खसारा था वो भी संभल गया था। बहुत से टैक्सेस का इजरा करके एक लोकली जो हमारा, जिसको आप मालियाती खसारा कहते हैं, वो भी संभल गया था, यानी कि जो हम खर्च करते हैं और जो हम कमाते हैं। और इसी तरह एनर्जी की कॉस्ट्स को रीहैश करके एक एनर्जी की जो जिसे कहेंगे सर्कुलर डेट, जिसको आप आम फहम ज़बान में कहते हैं, उसके भी बढ़ने में कमी आ गई थी। ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये आईएमएफ का वो प्रोग्राम का इजरा है। जब आप आईएमएफ से इंगेज करते हैं तो डिमांड को कम करके इकोनॉमी को स्लो करके, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ 3.5% पे आ गई, जबकि 2.5-3% तो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ है। ये थी वेयर वी स्टूड। और कोशिश ये की जा रही थी कि स्ट्रक्चर्स को तब्दील करें मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से पहले, ताकि हम बढ़ सकें टुवर्ड्स, जिसे आप कहते हैं, एक ग्रोथ पाथ। पाकिस्तान ने जब मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो फिर वही चीज हुई कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स की खामियां थी उसको अयां कर दिया। बट अथॉरिटीज ने अच्छा हैंडल किया, ऑयल की किल्लत नहीं हुई, दो प्राइस का पास थ्रू बहुत ज्यादा हुआ, और वो भी इसलिए कि एक पेट्रोलियम लेवी 60, 70, 80 होती गई। 80 पेट्रोलियम पे, बोथ प्रोडक्ट्स पे, पेट्रोल और डीजल पे थी, उसका इजरा करना पड़ा, और आपको 415 रुपए की ऊपर पेट्रोल की कॉस्ट जो है वो दिखाई दी जी। अब जहां खड़े हैं वहीं पे खड़े हैं कि स्ट्रक्चर्स को तब्दील करें, और जो कामयाबी फॉरेन डिप्लोमेसी की, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की, दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात की ये आपने हासिल किया, उसको मोनेटाइज कैसे कर सके। चाइना से दोस्ती तो अपनी जगह, पर उनकी इंडस्ट्री पाकिस्तान में आकर कमा कर बाहर चीजें लेकर जाए, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, या मैनेजमेंट ट्रांसफर करे, वो एक फर्क कहानी है। सही, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम का इशारा दिया है, लेकिन सर ऐसा क्यों होता है कि जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं या ये रिपोर्ट्स हैं, ये कुछ और कह रही होती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। अब बजट की भी आमद है, क्या एक्सपेक्ट करें आम आदमी, क्योंकि आम आदमी को आम फहम ज़बान में हम यही कहते हुए सुनते हैं कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, हमारी क़ुव्वत ख़रीद हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही है, और बजट के लिए भी वो तैयार हैं कि जैसे ही बजट आएगा तो मज़ीद जो टैक्सेस का बोझ है वो अवाम पर डाल दिया जाएगा। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स। आप ठीक कह रही हैं जी। जिस तरह महंगाई पिछले चंद सालों में 29% पे गई, फिर थोड़ी नीचे आई, फिर 12 हुई, फिर 7-8 के करीब हुई, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि महंगाई में कमी आ गई है, यानी कि महंगाई के बढ़ने की शरह में कमी आई है। सो एक शख्स जो 100 रुपए की चीज लेता था वो 129 की ली उसने, फिर ऊपर 12% बढ़ी, फिर 6%, 7% बढ़ी अगले साल में। सो उसने तो यही फील किया कि मेरी तनख्वाह तो उस तरह नहीं बढ़ी, पर मेरी कुव्वत खरीद जो है वो टूटी है। अब मैं वो, अगर 150 की हो गई है चीज, तो या तो मैं वो चीज आधी किलो लूं, या मैं वो चीज ना लूं। सो ये बात दुरुस्त है आपकी। जो ऑफिशियल आदादो-शुमार भी हैं वो यही बताते हैं जवेरिया, कि इंसान जो इस वक्त हैं, चूंकि एम्प्लॉयमेंट भी उस तरह नहीं क्रिएट हो रही, उनको एक तकलीफ है। स्टेबलाइजेशन का एक बोझ पड़ा है पूरे, जिसे कहते हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग पे, हमारे पर्सनल इनकम टैक्स पे। पसंद लेट्स से कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स, आप 1 करोड़ से ऊपर कमा रही हैं, अगर आप कमा रही हैं तो हम आपको 38% टैक्स करें, which is probably regionally the highest taxes। देखिए, this budget is truly important, और ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि ये बजट सिर्फ आपका इस तरह का बजट नहीं है कि ये देकर आप खत्म कर देंगे। ये बजट डिफाइन करेगा कि आपकी आईएमएफ की जो एंगेजमेंट है, जो कि अगले साल खत्म होने वाली है, क्या आप उसमें से निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते।